उच्चारण काल या फिर कह दें मात्रा के आधार पर। वर्गीकरण है हमारा उच्चारण काल या फिर मात्रा के आधार पर। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि या तो 3 होगा या आंसर में या फिर 2 होगा। तो देखते हैं ये 2 और 3 कौन कौन से हैं। तो पहला जो आता है दोस्तों वो है ह्रस्व स्वर आता है, ह्रस्व स्वर आता है। और जो दूसरे नंबर पर आता है वो दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर है। और जो तीसरा है हमारा वो प्लुत स्वर है दोस्तों। कौन सा? प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो मात्रा के आधार पर देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर कौन कौन से? मात्रा के आधार पर मैंने बताए थे आपको कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्योंकि अब इनके अन्य नाम देख लें। जो ह्रस्व स्वर है उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें। मूल स्वर के बाद प्राथमिक स्वर भी कहते हैं, प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। और प्राथमिक स्वर के बाद कह दें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसके बाद इनकी जो संख्या आती है कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो मूल स्वर भी कहलाते, प्राथमिक स्वर भी कहलाते, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 4 संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब ह्रस्व, मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, एक नाम और है दोस्तों इनका, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहते हैं इन्हें। तो मात्रा की दृष्टि से देखें कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण काल सबसे कम होता है या जिन स्वरों में कह दें एक मात्रा होती है उन्हें एक मात्रिक या फिर लघु स्वर कहते हैं। अब वो हैं कौन कौन से जी और देख लें। तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और छोटी री है। जी आपके हो गए कौन से? ह्रस्व स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर कर चलते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं इनका जो अन्य नाम है कह दें, तो दीर्घ स्वर के लिए क्या कहते हैं कि 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, 2 मात्रिक स्वर, 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद यहाँ लघु है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर आपका यहाँ है ही। इसके बाद संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर के बाद देखो संध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध स्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक मात्रिक है, यहाँ देखो 2 मात्रिक हैं। यहाँ लघु है सो यहाँ गुरु हो गया, यहाँ एक मात्रिक है सो 2 मात्रिक हो गया, 2 मात्रिक। प्राथमिक स्वर, ठीक है। और ये कहलाते हैं द्वितीय स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीय स्वर कहलाते हैं। मतलब हर छोटे के बाद आने वाला दूसरा बड़ा। इनकी जो संख्या है वो बताई गई है कितनी? 7 बताई गई है। अब वो 7 कौन कौन से हैं नोट कर लें। तो यहाँ पर बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है और इसके बाद ए, आए, ओ, आओ। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ये हो गए आपके 2 मात्रिक या फिर कह दें दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद प्लुत स्वर।
तो देखो 7 यहाँ हो गए, 4 आपके जे हो गए, तो 7 4 11 तो हो गए। मतलब प्लुत स्वर के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो प्लुत स्वर होते क्या हैं, देखिए प्लुत स्वर, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। कितने गुना? 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर का 3 गुना समय लगता है। कितने गुना? 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर है इनका जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो किसी को पुकारने में होता है। नाटक आदि के जो संवाद हैं प्रस्तुत किए जाते हैं रंगमंच पर, तो वहाँ पर जब किसी संवाद को प्रस्तुत किया जाता है, किसी पात्र के द्वारा किसी अन्य दूसरे पात्र को पुकारा जाता है, तो वहाँ पर कह दें हमें किसका सहारा लेना पड़ता? प्लुत स्वर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमने लिख दिया राम, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे राम। तो इस तरह से क्या होता है, इसका 3 गुना समय लग गया इसमें। तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर दीर्घ मात्रा का जो चिन्ह है उन चिन्हों को हम कितने बना देते हैं? 3 बना देते हैं। 3 दीर्घ स्वर का समय ले गया। कौन ले गया? रा ले गया। तो यहाँ पर कह दें कि कौन सा स्वर है। इस तरह से आएगा उदाहरण, ध्यान दें, इस तरह से उदाहरण आएगा। तो यहाँ पर हम कह दें किस स्वर का सहारा लिया गया है, तो प्लुत स्वर का सहारा लिया गया है। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद चलते हैं अगले भाग पर, या अगला वर्गीकरण है उसको देखते हैं क्या है। तो दूसरा वर्गीकरण हो गया दोस्तों। दूसरे वर्गीकरण में कह दें जो मात्रा है, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार से, अगर कह दें कि उच्चारण काल है तो उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार की। तो उच्चारण काल में कौन कौन से दीर्घ हो गए, देखो ह्रस्व हो गया और दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। मात्रा के आधार पर क्या होते हैं, तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और कह दें गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा। तो यहाँ पर कह दें मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो तीसरा हमारा भाग है वो है जीभ। जीभ के प्रयोग या फिर भाग के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3 प्रकार के बताए थे। तो देखिए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नाम डाल लें। और पहले का नाम है अग्रस्वर, दूसरे का नाम है मध्य स्वर, और तीसरे का नाम है दोस्तों पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के हो गए। यानी जीभ का जो प्रयोग है, जीभ के जो भाग हैं, मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, एक जीभ हो गई। इसको हमने 3 भागों में बांटा। तो एक भाग आपका दोस्तों ये हुआ, तो ये अग्र आगे का भाग कहलाएगा। दूसरा भाग हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका मध्य भाग कहलाएगा, यानी मध्य स्वर हो गया। और तीसरा आपका ये हुआ, यानी पश्च बाद का हो गया। तो इस तरह से जीभ का जो प्रयोग है वो 3 जगह से होता है। अग्र आगे का भाग, मध्य बीच का भाग और पश्च बाद का भाग या अंत का भाग भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसके कितने 3 प्रकार बताए गए हैं जीभ के प्रयोग या भाग के आधार पर। अब देखिए अग्रस्वर किसे कहते हैं। तो अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग, जीभ के आगे का भाग काम करता है दोस्तों। अग्र माने आगे होता है, तो आगे का भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं?
अग्रस्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है संख्या, अग्रस्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 बतानी है। अब 4 कौन कौन से हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ए, ये आपके क्या हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। तो अग्रस्वरों की संख्या 4 हो गई। और कौन कौन से हैं, ई, छोटी, बड़ी, ए, ये आपके क्या हो गए, अग्र स्वर हो गए। इसके बाद चलते हैं मध्य स्वर। जो मध्य स्वर है इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मध्य स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में जीभ का कौन सा भाग दोस्तों, मध्य भाग काम करता है, वो क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो मध्य स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। और कौन है, वो है छोटा आ है दोस्तों। इसके बाद पश्च स्वर चलते हैं। तो पश्च स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग काम करता है, तो वो कहलाता है क्या, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अब देखिए आपको कैसे निकालना है पश्च स्वर। तो यहाँ पर जो स्वर अग्र स्वर में है उन्हें काट देना है, मध्य स्वर में जो आया उसको काट देना है। अब जो भी शेष बचे हुए हैं वो आपके किस में जाएंगे, पश्च स्वर में जाएंगे। तो कितना आसान है निकालना। आपको ये याद रखना है कि अग्र स्वर में कितने आते, 4 आते। और कौन कौन से आते, दोनों ई आती और दोनों ए आते। मतलब ई और ए अग्र स्वर में आते हैं। और जो मध्य स्वर है उसमें छोटा आ आता है। और बाकी जो बचते हैं वो सब के सब चले जाते हैं कहाँ, पश्च स्वर में। तो कौन कौन से हैं, देखिए बड़ा आ, छोटा तो इसमें आ गया था, बड़ा ये आ यहाँ आ जाएगा, छोटी बड़ी यहाँ लिखी हुई है तो वह उसके बाद क्या आएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। इसके बाद ए आई लिखा हुआ है तो ए आई नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा, ओ और औ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और आ जाता है इसमें, आगत स्वर आप लोगों ने सुना होगा, आगत स्वर। इसको क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। और ये आया कहाँ से है, किस भाषा से आया है, तो दोस्तों इसको कहते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। किस भाषा से आया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से। ये आपका बहुत मोस्ट प्रश्न बनता है यहाँ से कि ये जो आगत स्वर है कौन सा है और आगत स्वर किस भाषा से आया हुआ है दोस्तों। तो आपको क्या लगाना है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ आगत स्वर अ है। तो इसे भी हम किस में गिनते हैं, पश्च स्वर में गिनते हैं। यानी अब यदि मूल स्वरों में देखा जाए तो 2, 2, 4 और 1, 5, कितने हो गए, 5 हो गए। और इसके बाद यहाँ पर क्या था, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, यानी 1 ये हुआ और 4 ये हो गए। तो कितने हो गए, 4 और 1 5 और 5 10। अब एक ऋषि बचा हुआ है। तो कुछ विद्वान क्या करते हैं कि ऋषि को भी यहीं रख लेते हैं पश्च स्वर में। यानी अब प्लस कर दें तो 5 में +1 आगत जुड़ जाएगा और +1 ऋषि जुड़ जाएगा। मतलब अब ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल आपके 5 2 7 हो गए। तो अब पश्च स्वर कितने कहलाए, आपके 7 कहलाए। अगर मूल स्वरों में चलते हैं तो आपके कितने होंगे दोस्तों, -1 कर देंगे क्योंकि जो आगत है वो मूल में नहीं है। तो जो मूल आपके पश्च हैं वो आपके होंगे 6 और 5 आपके जे हो गए। टोटल आपके कितने हो गए, 11 हो गए। तो जल्दी से जल्दी इसको भी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद चलते हैं अगला प्रकार। तो दोस्तों यदि मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी दोस्तों सेंड कर दें, भेज दें और उन्हें भी बता दें। इसके बाद दोस्तों चलते हैं
मुखाकृति के आधार पर जो अगला हमारा प्रकार था, चौथा प्रकार कह दें कौन सा, मुखाकृति। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। तो इसमें मैंने कल आप लोगों को कितने लिखाए थे कि मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो जी आप लोगों को पता होगा कि 4 प्रकार के मैंने बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार के बताए थे। अब वो 4 प्रकार कौन है, देखिए दोस्तों, पहला जो है वो आता है संवृत्त स्वर आता है। कौन सा स्वर, संवृत्त स्वर आता है। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो आता है अर्ध संवृत्त आता है। आधा, अर्ध मतलब आधा, तो अर्ध संवृत्त स्वर आ गया। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो विव्रत स्वर है दोस्तों, विव्रत स्वर कहलाता है। और इसके बाद जो चौथा प्रकार है उसमें भी अर्ध शब्द जुड़ जाता है, मतलब अर्ध विव्रत स्वर कहलाता है। तो ये आपके हो गए मुखाकृति के आधार पर। तो ध्यान दें, ये मुखाकृति जो शब्द आया है मुख धन आकृति, तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा मुख प्लस आकृति बनेगा। क्या बनेगा, मुख प्लस आकृति। तो यहाँ पर जो मुख की आकृति बताई जा रही है वो कहाँ की आकृति है, अंदर की है दोस्तों, मुख के अंदर की आकृति है, ये ध्यान दें, बाहर की आकृति नहीं है, मुख के अंदर की आकृति है। जीभ और मुख का जो कह दें हलचल होता है, तालमेल होता है, उसके प्रयोग से मुंह की स्थिति क्या बनती है, मतलब जीभ हमारे रास्ते को खुला रखती है, रास्ता साफ रखती है, या फिर कह दें कि जो अंदर से वायु हवा निकलती है उसको रोकने में वो बाधा उत्पन्न करती है बाहर निकलने में। तो इस तरह से ये क्या हो गए, 4 प्रकार हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये संवृत्त शब्द है, अर्ध संवृत्त, विव्रत और अर्ध विव्रत। तो यहाँ पर 2 शब्द आ गए आपके, एक तो ये संवृत्त आ गया और एक विव्रत आ गया। इनका आपको क्या होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। तो जो संवृत्त होता है इसका मतलब है दोस्तों बंद मुख। क्या है, बंद मुख। और इसके बाद जो विव्रत का मतलब होता है उसका मतलब होता है खुला मुख। तो ये 2 स्थितियां तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये याद रखना है दोस्तों कि संवृत्त माने क्या होता है, बंद मुख कहलाता है। विव्रत मतलब क्या होता है, खुला मुख होता है। अब अर्ध संवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्ध संवृत्त मतलब अर्ध लगा हुआ है तो आधा शब्द और जोड़ देंगे हम, मतलब क्या हो गया, आधा बंद मुख हो गया। तो क्या हो गया, अर्ध संवृत्त। विव्रत मतलब खुला, तो फिर यहाँ पर भी आधा शब्द जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आधा खुला मुख हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आधा खुला मुख हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि संवृत्त का अर्थ क्या होता है, तो बंद मुख है। अर्ध संवृत्त का होता है तो आधा बंद मुख हो गया। विव्रत का खुला मुख है, अर्ध विव्रत का क्या हुआ, आधा खुला मुख। तो आधा खुला मुख और आधा बंद मुख, इन दोनों में दोस्तों देखिए क्या समानता है। अर्ध संवृत्त और कह दें अर्ध विव्रत में क्या समानता है, क्या अंतर है। तो ध्यान दें कि जो खुला मुख, विव्रत का मतलब खुला मुख है और यहाँ पर आधा खुला मुख है, तो जो अर्ध संवृत्त है इससे ज़्यादा खुला होता है संवृत्त से कह दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संवृत्त तो बंद मुख पूरा का पूरा क्या हो जाता, मुख बंद हो जाता है। जीभ हवा को क्या कर लेती है, पूरी तरह से रोक लेती है, अर्थात जीभ हमारी मूर्धा में स्पर्श कर जाती है जिससे हवा बाहर नहीं निकल पाती है। तो कह दें संवृत्त में क्या होता, हमारा मुख
बंद हो जाता है। अर्ध संवृत्त में क्या होता है, आधा खुल जाता है। तो जीभ का अग्र हिस्सा ऊपर उठता तो है लेकिन मूर्धा को स्पर्श नहीं करता, जगह रहती है। इस कारण से क्या होता है कि हवा बाहर निकल आती है। इसके बाद जो विव्रत स्वर है, विव्रत का मतलब खुला मुख होता है। तो खुला मुख मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, मुख हमारा खुला हुआ है, हवा सीधे बाहर जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक विव्रत स्वर कितने कहलाते हैं, तो इसकी संख्या एक है। और वो संख्या कौन सी है, ये है आपका बड़ा आ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो विव्रत स्वर है उसमें बड़ा आ आता है और जो मध्य स्वर है उसमें क्या आता है, छोटा आ आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्या है, सिंगल सिंगल हैं। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि संवृत्त स्वर कौन कौन से हैं, तो 4 हैं दोस्तों। अब संवृत्त में क्या आता है, छोटी ई भी आती है, बड़ी ई आती है। लेकिन अग्र स्वर में क्या आया था, ई के साथ ए आया था। और यहाँ पर संवृत्त में क्या आ गया, ई के साथ ऊ आ गया दोस्तों, छोटा ऊ और कह दें बड़ा ऊ आ गया। जी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अर्ध संवृत्त में। तो अर्ध संवृत्त में सिर्फ कितने आते हैं, आपके 2 आते हैं। यहाँ पर एक तो ए आता है और एक दोस्तों क्या आता है, ऊ आता है। अब हम क्या करेंगे, अर्ध विव्रत तो हम पूरी तरह से हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ छूटा हुआ है, मतलब छोटा आ गया, बड़ा लिखा है, छोटी बड़ी लिखा हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ लिखा है, ए लिखा है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, आए आ जाएगा। और ओ लिखा है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आऊ आ जाएगा। इसके बाद देखिए ऋषि कहीं नहीं लिखा तो इसमें क्या आ गया, ऋषि आ गया। इसके बाद आगत स्वर भी नहीं लिखा तो यहाँ पर आगत स्वर भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक तो आपका आगत हुआ और 4 आपके जे हो गए। तो 4 देखिए जे हो गए, 2 आपके जे हो गए और 1 आपका जे हो गया और 4 आपके जे हो गए। कितने हो गए, 4 4 8, 2 10 और 1 11। अगर हम करते हैं तो इसमें आगत को शामिल कर लेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कौन कौन अर्ध विव्रत स्वर आपके कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें दोस्तों, नोट कर लें। और फिर इसके बाद चलते हैं अगले प्रकार पर। तो दोस्तों इन बातों को जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, इनको आप एक बार कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर लें, चिंतन कर लें। एक बार यदि आप लोगों ने इनको गौर से पढ़ लिया तो ये क्या होते हैं, कभी नहीं भूलते हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद चलते हैं हम, कौन सी हेडिंग होगी, 5वीं हेडिंग होगी हमारी, 5वां वर्गीकरण होगा। और वो 5वां वर्गीकरण दोस्तों कौन सा है, ओष्ठाकृति। मैंने बताया था आप लोगों को, हेडिंग डलवाई थी ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी यहाँ पर क्या आ गया, ओष्ठ आ गया। क्या आ गया, ओष्ठ प्लस आकृति आ गया, ओष्ठ प्लस आकृति आ गया। मतलब अब यहाँ पर क्या करना है कि ओंठों की आकृति देखना है। तो ओंठों की आकृति के अनुसार, मतलब हमारी जो ओंठों की आकृति है वो कितने प्रकार से बनती है। तो एक तो कहते हैं वृत्तामुखी हो जाता है, हमारा जो मुख है वो किसके समान, वृत्तामुखी हो जाता है। और एक कहते हैं कि क्या हो जाता है, आवृत्तामुखी होता है, आवृत्तामुखी हो जाता है। यानी एक में क्या होता है कि ओंठों की स्थिति क्या हो जाती, वृत्त के समान हो जाती है और एक में वृत्त के समान नहीं होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तामुखी और आवृत्तामुखी। तो यहाँ पर वृत्तामुखी को जो नाम दिया जाता है तो यहाँ कह दें गोलाकार,
गोलाकार। तो जो हमारे जो ओंठ हैं वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, और आवृत्ति में कह दें गोलाकार नहीं होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, क्योंकि आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ का मतलब क्या होता है, ना होता है, मतलब ना वृत्तामुखी, तो गोलाकार रूप नहीं बनते हैं। तो वृत्तामुखी कौन कौन से हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी उनका क्या करें, हमें बताएं, और उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या 4 + 1 बराबर कितनी हो गई, 5 हो गई दोस्तों। अब कौन कौन से हैं जी आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने उच्चारण करके बता लिया होगा, पूछ लिया होगा। तो जैसे ऊ हैं, तो छोटा ऊ का उच्चारण करें तो भी हमारे ओंठ गोलाकार बनते हैं, बड़ा ऊ का करें तो भी बन जाते हैं, ओ का करें तो भी बन जाते हैं, आऊ का करें तो बन जाते हैं, और आ का करें तो भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आगत स्वर को भी शामिल कर लेंगे दोस्तों। तो कितने प्रकार के हो गए, 5, अन्यथा मूल स्वरों में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो ये मूल जो हैं आपके स्वर वृत्तामुखी कितने हैं, 4, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ हैं। इसके बाद आवृत्तामुखी में, तो आवृत्तामुखी में इन सबको निकाल दो। तो कौन कौन से बचे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि बचा, ए बचा, आय बचा। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। आपके कितने हो गए, 7 हो गए। आवृत्तामुखी मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारे जो ओठ हैं वो गोलाकार रूप धारण नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं आवृत्तामुखी। और वृत्तामुखी मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे ओंठ क्या होते हैं, गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इनको क्या करें, नोट कर लें, और फिर उसके बाद चलते हैं अगला। जल्दी से जल्दी आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि आज जो स्वरों का वर्गीकरण है दोस्तों वो पूरा समाप्त करना है, और इसके बाद फिर कल व्यंजनों पर चलेंगे। तो अगली जो हमारी हेडिंग है, 6वीं हेडिंग है, वो है उच्चारण। उच्चारण नाक या फिर कह दें मुंह के आधार पर, के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे मैंने, 2 प्रकार के आप लोगों को बताए थे। तो उनमें से जो पहला है, पहला जो है, पहला निर्नुनासिक स्वर है, निर्नुनासिक स्वर। इन्हीं का जो दूसरा नाम है दोस्तों, उन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहा जाता है। अब आप लोगों को निर्नुनासिक से समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन ये मौखिक जो शब्द दिया है इससे क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार, अब आप लोगों को क्या करना है, इसी से निकालना है। तो इसी से आप लोगों के निकल आएंगे। तो यहाँ पर न जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर हो गए, अनुनासिक स्वर। या फिर कह दें इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, सा जोड़ दिया जाता है। तो क्या बन गया, सा नुनासिक। क्या दिया, सा नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर जी आपकी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुनासिक, आ का मतलब देखिए नहीं होता है, और यहाँ पर सा का मतलब होता है साथ। देखिए दोनों अर्थ आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। और नुनासिक का मतलब होता है नाक, और यहाँ पर निर
नुनासिक कह रहा है, निर्नुनासिक कह रहा है, यानी मौखिक उसका नाम होता है, निर मतलब यहाँ भी नहीं है। तो अब आप लोग क्या करें, अर्थ क्लियर कर लें कि जो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, मौखिक स्वर जिनका उच्चारण करने में कह दें जो हवा है वो सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, नाक से उनका कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक या फिर कह दें अनुनासिक स्वर भी कहते हैं, सॉरी मौखिक स्वर भी कहते हैं। और अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर, तो इन्हें ये कहा गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मतलब जो अनुनासिक, सानुनासिक या अनुनासिक स्वर होते हैं उनका उच्चारण हमें मुंह और नाक दोनों से करना होता है। यदि हम नाक बंद कर लें, क्या कर लें, नाक बंद कर लें, तो फिर ये जो अनुनासिक स्वर होते हैं इनका या सानुनासिक होते हैं इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से आते हैं, एक तो अंग आता है और एक कहते हैं चांद बिंदी वाला अंग आता है। तो इसमें आपके ये दो आते हैं। या फिर स्वरों में चलते हैं, मूल स्वरों में, तो यहाँ जो संख्या निकलेगी वो कितनी होगी, एक होगी, अंग की होगी। तो अंग जो स्वर है, वैसे तो वहाँ आयोग वाह में लिया गया है, लेकिन जो अंग है इसमें अनुस्वार की जो मात्रा है वो लगी हुई है, मतलब इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाक की पड़ती है। और मौखिक स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें नाक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी आपके कह दें मूल स्वर हैं दोस्तों, मूल स्वर जितने भी आप लोगों को मैंने 11 बताए थे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। विसर्ग भी यहीं शामिल हो जाएगा। अगर 13 में चलते हैं तो सिर्फ आपको क्या काटना है, अंग काटना है, मतलब इसमें आपकी संख्या कितनी बचेगी, 12 बचेगी। कितनी बचेगी, 12 बचेगी। जो लिखित 13 हैं उनमें से अंग को हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर मौखिक स्वर कितने हो गए, 12 हो गए। मतलब जिनका उच्चारण करने में हमें जो नाक की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो मौखिक स्वर कहलाते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको नोट कर लें। और इसके बाद एक और बचा है दोस्तों 7वां वर्गीकरण, तो जल्दी से जल्दी उसको भी क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ जो हेडिंग डलवाई थी 7वीं, वो थी क्या, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर इसमें भी मैंने 2 प्रकार आप लोगों को बताए थे। एक तो कह दें घोष कहलाता है या इसी को कह दें सघोष, सघोष भी कहते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों वो अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वरों को जो कह दें विभाजित किया गया है घोषत्व के आधार पर, वो 2 प्रकार के होते हैं, सघोष या फिर घोष कह दें और अघोष, 2 प्रकार के होते हैं। तो जो इसमें जो सघोष है, सघोष का मतलब होता है कि ऐसे स्वर या ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो क्या करें, कंपन होने लगे। क्योंकि घोष का मतलब आवाज़ होता है, आवाज़ करें, कंपन करें। तो ऐसे वर्ण जो होंगे किस में जाएंगे, सघोष में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सभी स्वर वर्ण या फिर कह दें स्वर ध्वनियाँ। सभी स्वर ध्वनियाँ क्या होती हैं दोस्तों, सघोष होती हैं। और अघोष में कह दें कि स्वर नहीं है, एक भी स्वर अघोष नहीं है। सबके सब स्वर किस में जाते हैं, सघोष में जाते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि सघोष या घोष स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताएंगे जी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और
आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और कल पुनः फिर हम अगले वीडियो में आएंगे, और अगला जो वीडियो होगा, अगला जो टॉपिक होगा, मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूँ, व्यंजन वर्ण होगा दोस्तों। और चलते हैं आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।